सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम बिंदु है। ये कुंडली मुझे आई है दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको ये पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति कई बार दाम्पत्य को लेकर के या विवाह के बाद अपने स्वभावों में क्यों बदलाव नहीं करता है, वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है जिसके कारण कई बार उसके दाम्पत्य में कमजोरी देखने को मिलती है या सामने वाला एक तरफा झुका रहता है और जो दूसरी अपोजिट वाली राशि है वो कमजोर हो जाती है। कुछ ऐसे ही विषय के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस मनुष्य का, ध्यान से समझिएगा, जिस मनुष्य का संस्कार 16 संस्कार जिस मनुष्य के समंत्रक होते हैं, मंत्र के साथ, मंत्र से युक्त, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया तक, वही व्यक्ति शास्त्र, वेद, पुराण आदि पढ़ने का अधिकारी होता है। अब जरा सोच के देखिए कि नियम कितने कठोर बने हैं हमारे शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को हाथ लगाने के, कि आप अगर संस्कार से युक्त नहीं है, द्विज नहीं है, तो निसंदेह आपको शास्त्र को छूने का भी अधिकार कई बार कमजोर सा है या आप जबरदस्ती ही छू रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि वही व्यक्ति धर्म शास्त्रों को पढ़ सकता है जिसके 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के, पुंसवन से लेकर के, सीमंतोन्नयन से लेकर के जितने संस्कार हैं वो बिल्कुल ही टाइम टू टाइम हुए हों, समय पे हुए हों और मंत्र के संग हुए हों। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पढ़े गए मंत्रों के बाद जब संस्कार से संपन्न व्यक्ति कोई हो जाता है, वही वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र को पढ़ने का उचित अधिकारी होता है। अन्यथा तो आजकल जिसको मन उसको ही हाथ लगाया और वेद शास्त्र जो है वो डर जाते हैं इससे कि हे भगवान, क्योंकि साक्षात नारायण ही वेद के स्वरूप में, शब्दों के रूप में, उसमें ब्रह्म के रूप में आश्रित होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। वो डर जाते हैं कि कहीं मुझे कोई ऐसा ना छू दे जो मुझे छूने का अधिकारी नहीं है। समझ में आई बात? आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताता हूं। अब आप ये कुंडली कार्यक्रम पूरे अंतिम तक देखने की कोशिश करिएगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में मोरालिटी का कितना महत्व होता है। ये एक ऐसे पति की कुंडली है जो अपने पति से, अपनी पत्नी से परेशान है, या यूं कह सकते हैं कि वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है और पकड़ के रखना भी नहीं चाहता। एक अजीब सी स्थिति बन जाती है दाम्पत्य जब कमजोर होने लगता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में, ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य प्रायः अगर अच्छे भावों में नहीं बैठे हैं लग्न कुंडली में, उस व्यक्ति के पास मानवता के गुण कम होते हैं। ये बात 100% सही है। चैलेंज के साथ कहता हूं और पूरे डंके की चोट से कहता हूं। जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर आपने कोई सद्गुण नहीं देखे तो उसकी कुंडली में आपको गुरु और सूर्य कमजोर दिखेंगे। और अगर जिसकी कुंडली में गुरु और सूर्य इधर उधर छटक रहे हैं और वो अच्छा बना फिर रहा है, तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। उसके पूर्व जन्म के संस्कार, और दूसरा, या तो फिर वो घड़ियाली आंसू बहाएगा, या तो फिर वो घड़ियाल है, सियार की भांति वो वेश बदल के बैठा है। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों ही ग्रह, सूर्य यहां और गुरु यहां, ये ठीक नहीं होते। आपको मैं एक और भी अद्भुत बात बताता हूं। लग्न अगर तुला का बने, तुला लग्न के लोगों की एक बड़ी अद्भुत बात है जो प्रायः कई बार बहुत सारी कुंडलियों पे लागू हो जाती हैं। तुला लग्न के लोग कई बार व्यवसायिक नेचर को दिखाने वाले होते हैं, क्योंकि ये तुला से राशि है। तुला राशि मतलब एक ऐसी राशि की चिन्ह जो व्यापारियों के घर में देखी जाती है, और व्यापारी कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। इस वजह से कई बार वो प्रोफेशनलिज्म पारिवारिक दृष्टिकोण में भी, परिवार में भी आकर के वो डालना चाहता है, और वही चीज उसे भारी पड़ने लगती है। मतलब रिश्ता और संबंध जो होता है वो प्रायः कई बार समर्पण के भाव से उठता है और समर्पण पे ही जाकर के समाप्त हो जाता है। आपका देना ही होता है संबंधों में, प्राप्त करना कुछ भी नहीं होता। जैसे माता का संबंध अपने पुत्र से, क्लियर है? अगर माता अपने पुत्र से कुछ चाहने की इच्छा रख ले तो वो भी स्वार्थी संबंधों को विकसित करने वाली ही हो जाएंगी।
तात्पर्य यही है कि वहां पे कोई भी संबंध अगर स्वार्थ से जुड़ा है या लाभ और हानि को देख करके बनाया जा रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी भविष्य की स्थिति बड़ी ही कमजोर और नाजुक है और वो कभी भी चटक सकती है। तात्पर्य, ये तुला लग्न की कुंडली, लग्न में राहु और अष्टम भाव में गुरु बैठ गए, ये ठीक नहीं हुआ। शनि जो है वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि देख रहे हैं, राहु जन्म कुंडली में दृष्टिपात कर रहे हैं, इस भाव के अधिपति शत्रु के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। और इस कुंडली के लिए शनि राजयोग कारक ग्रह के रूप में होते हैं, पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं, जिसके कारण शत्रुगत हो रहे हैं। और पंचम भाव में मंगल बैठे हैं जो इस कुंडली के मारकेश होते हैं, पापक ग्रह होकर के अपने घर से 4 घर आगे बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। और इस भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे, बहुत अच्छे भाव में तो बैठे हैं पर राशि अच्छी नहीं है, क्योंकि इस भाव का अधिपति पहले ही शत्रु के घर में बैठा है। और शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जो कभी कभी घर में कलह का वातावरण भी विकसित करेगी और व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देती है। व्यापार भाव कमजोर और गुरु की दृष्टि नीच की, शनि की दृष्टि अपनी, तो शनि जो है वो व्यक्ति को कैसा बना देते हैं, अपने लिए सोचने वाला और कई बार कठोर, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और उन्मादी, या कई बार बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात करने वाला बना देते हैं। लग्न में राहु व्यक्ति को बहुत सारी चीजें करने वाला या बहुत सारी चीजों के बारे में चिंतन करने वाला, कभी ये सोचेगा ये कर लूं, कभी सोचेगा ये कर लूं, कभी ये ठीक रहेगा, कभी वो, मतलब वो डुल डाल है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, एक जैसी स्थिति में व्यक्ति ना रहे, राहु उसको ऐसा बना देते हैं। दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के जीवन बिताने की मजबूरी हो जाती है और कई बार वो अपना स्वभाव स्वयं का भी उसका कुछ नहीं होता, बदलाव पसंद होता है, बार बार फ्लक्चुएशन को लेकर के उपस्थित होता है। राहु ऐसे प्रभावों को देने वाले होते हैं। इनकी कुंडली को समझने से पहले आपको मैं पंचांग पे लेके आता हूं। उत्तरायण में चैत्र माह में जन्मा हुआ है व्यक्ति, मतलब कठोर है, और वसंत ऋतु में जन्मा है, इस वजह से प्रेम ढूंढता है। इनको सिर्फ प्रेम से ही अपने पाशे में रखा जा सकता है, सिर्फ प्रेम, लाड, दुलार, और इनके हिसाब से बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें, और किसी भी तरीके से बहुत ही दिमाग से इनके साथ रहने की स्थिति बनानी होगी, बहुत तिकड़म। आप शातिर होकर के इनके साथ रह सकते हैं, सामान्यतया खुले विचारों के साथ नहीं। आपके दिमाग में जो बात रहेगी वो संपूर्णतया अगर आप इन्हें कह देंगे तो कई बार ये भड़क जाएंगी, क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति बनी है और वो शुक्र उच्च का है, जो पहले ही अपने आप को ये मान के बैठा है कि मैं अनुभवी हूं, मैं जानकार हूं, मुझे सब क्षेत्र की जानकारी है, भले वो जाने या ना जाने। लग्न के अधिपति शुक्र उच्च के हैं, इस वजह से प्रवृत्ति में अनुभव और घमंडीपन का भाव जागृत होता है। सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव का सुख कमजोर कर देते हैं, क्योंकि किसी भी भाव के पिछले भाव से उस भाव का उपभोग देखा जाता है। आपने उस भाव का कितना उपभोग किया, कितना उसको जिया, और उसके ठीक पिछले भाव में सूर्य बुध शुक्र के बैठने के कारण इस भाव को कमजोरी मिल जाती है, मतलब सप्तम भाव को कमजोरी मिल जाती है। अब जरा विचार करके देखिए, अभी तो मैंने कुंडली अध्ययन किया ही नहीं है। इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के रविवार के अष्टमी तिथि का चंद्रमा इनकी कुंडली में है। चंद्रमा कहां बैठे? नवम भाव में, मिथुन राशि बन गई। अब व्यक्ति अपने घर पे राजकुमार की भांति रहा है। आगे शनि बैठ गए, शनि से ठीक पीछे चंद्रमा, चंद्रमा से ठीक पीछे गुरु। इस कुंडली में कष्टप्रद स्थिति इसी के कारण बन रही है। ये जिनकी पत्नी की कुंडली है वो बेचारे बड़े सीधे सरल और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, पर कई बार ऐसी कुंडली जब मिल जाती है, हो सकता है कुंडली मिली ना हो या कई बार चीजें गड़बड़ होती हैं, पर चंद्रमा से गुरु का 12वें जाना ये ठीक नहीं होता। ये कई तरीके से व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफी बना देता है। वो व्यक्ति स्वयं से भी पीड़ित है और उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि अपनी स्थिति कई बार न समझ पाना, अपनी कमजोरी न समझ पाना, अपने आप पे चिंतन न कर पाना, अपनी मनोदशा न समझ पाना, और कई बार दूसरे को समझने की कोशिश करना। अब जरा सोच के देखो कि जो लोटा है, अगर वो अपनी आकृति से ज्यादा जल भरना चाहे तो क्या वो भर पाएगा? नहीं। अगर व्यक्ति स्वयं को ही न पहचानता हो तो क्या वो समुद्र से जल निकालना चाहेगा या निकाल पाएगा? नहीं। मतलब यहां लड़ाई पहले से खुद से ही है। इस व्यक्ति के पास अपने आप को पढ़ने की आवश्यकता है, शांत हो जाना आवश्यक है, बिल्कुल शांत, स्थिर, गंभीर और चंचल नहीं। अपने नेत्रों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को
और अपने ज्ञान को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और भी विस्तार, एक ऐसी स्थिति विस्तार वाली जहां जाकर के सारे गुणदोष नष्ट हो जाते हैं और सारे ही पाप पुण्य का खेल शून्य हो जाता है। एक ऐसी स्थिति ऊंचाई वाली पहाड़ों की तरह जहां पे अपने आप को यह स्वीकार करने में कोई भी गड़बड़ी न हो कि हाँ मुझ में कमजोरी है, ऐसे बनने की आवश्यकता है। गलती स्वीकार करने में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हाँ, निसंदेह स्वीकार करने वाला बड़ा हो जाता है एक वक्त पे आने के बाद। इस कुंडली में चंद्रमा और गुरु का व्यक्ति अपनी जेबें नहीं देखता और बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर देता है। अपने घर में कई बार चीजें होती नहीं हैं और बाहर के लोगों को पार्टी पे बुलाने के लिए व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अपनी आवश्यकता कई बार बढ़ा चढ़ा करके पूरी करता है और कष्ट में रहने का आदी हो जाता है। पर आवश्यकता इस बात की भी होती है और कई बार गनी मुश्किल इस बात से और बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपनी स्थिति समझने की स्थिति में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अध्ययन कमजोर है। क्योंकि अध्ययन कमजोर है, जब तक अध्ययन पूरी ना हो, क्योंकि गुरु यहां बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं और अष्टम भाव का अधिपति उच्च का होकर के बैठा है, पर यहीं बुध भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं। ये इस भाव को कमजोर दे रहे हैं। मतलब आप जरा सोच के देखिए कि ये विपरीत राजयोग तो बना बुध और शुक्र के कारण, पर ये तीनों ही ग्रह जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कमजोरीपन का एहसास करा देंगे, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं के लोगों को पहले शत्रु बनाता है। पहले जो उसके सन्निकट सबसे प्रिय व्यक्ति जो होना चाहिए वही उसका परम शत्रु हो जाता है। ये कुंडली की ही बात है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो इनको ऐसे कमजोर होने से बचना चाहिए खुद से। चंद्रमा पापक हैं और ऊपर से चंद्रमा के ऊपर जब देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह की तो दृष्टि नहीं है, ऊपर से राहु की दृष्टि जा रही है। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव का अधिपति पहले ही भाग्य भंग योग लगाया है, जिसके कारण व्यक्ति के भाग्य में अवरोध पैदा होता है और उसको बार बार एक ही काम 3 बार 4 बार 5 बार करना पड़ता है। अष्टम भाव के गुरु व्यक्ति को कष्टप्रद स्थिति में ले जाते हैं। वो बार बार अपने ऊपर काम करना चाहते हैं पर वो रेगुलराइज नहीं हो पाता, कभी भी वो इरेगुलर ही रहता है। बार बार एक काम 5 दिन करेगा, 6वें दिन गैप। उसको आप कितनी बार भी कोई चीज समझाने की कोशिश करें पर वो उस बात पे उतरता ही नहीं है। वो हमेशा, जैसे मेरे बारे में मेरी मम्मी बात करती कि मैं जब छोटा था तो मामा के घर की बात है, तो मेरे बारे में मम्मी कहती है कि जब तुम छोटे थे तो कोई जिद या कोई काम जब तुम करते थे तो मैं तुम्हें पीछे से पकड़ने के लिए सीढ़ी पे चढ़ती थी, तो पहले तुम नीचे आते थे, फिर मैं नीचे से जब पकड़ने चलती थी तो फिर तुम ऊपर भागते थे, फिर नीचे आते थे, फिर ऊपर जाते थे। मतलब जितना ऊपर मैं चढ़ता था उतना ही नीचे आता था। और ये जो खेल है वो चलता रहता था। लोग हंस देते थे देख करके मुझे, ये क्या कर रहा है। तो ये स्थिति होती है कि कई बार आप अपने आप को बालकपन में जाने के कारण अपने ही स्थिति को नहीं समझ पाते कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ऐसा है। तो ये चीजें कई बार होती हैं और ये बात यहां भी लागू हो रही है कि कई बार व्यक्ति अपनी अवस्था को नहीं समझ पाता, या अवस्था जो पकड़ के बैठा है और उसके हिसाब से व्यक्ति की हरकतें एकदम मैच नहीं करती हैं। ऐसा है। तो ये बात यहाँ है। सौभाग्य शूद्र वर्ण की हैं, ये मनुष्य गण की हैं। इस वजह से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद और काम, प्रभाव, उन्माद, क्रोध, विलास, ये सब भरे पड़े हैं। और मनुष्य के पास जब इतनी सारी चीजें भरी पड़ेंगी और उस पर काम नहीं करेगा तो निस्संदेह इनका विस्तार होता जाएगा, और जैसे जैसे इनका विस्तार होता जाएगा वो अपने आप से दूर होता जाएगा। इस वजह से देवी आपको सबसे ज्यादा अपने स्वभाव को और भी ज्यादा गंभीर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कुंडली के स्वभाव भाव में ही शत्रु के घर में गुरु बैठ गए हैं, जो चाहते तो हैं कि गंभीर बने पर उसको बनने देना नहीं चाहते, क्योंकि वस्तुतः वो शत्रु के घर में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति बिल बिला करके एक ही बात कहते हैं, हे भगवान मेरी स्थिति कभी राहु केतु और शुक्र के संग न बनाना। ऐसा ही हुआ है। आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का परिवर्तन हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। पर जरा सोच के देखिए तो किस भाव के अधिपति ने किस भाव के अधिपति से परिवर्तित किया है अपने आप को। तो 6वें भाव के अधिपति ने 8वें भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन किया है। जब इनका संबंध हो जाएगा तो निगेटिव अप्रोच भी बढ़ेगा। हालांकि ये महान राजयोग भी बनेगा पर वो परस्पर केंद्र और त्रिकोण के नहीं है। इस कुंडली के राजयोगों में से जरा गौर करिए तो शुक्र अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं, पर शुभग्रह होने के कारण और लग्नेश होने के कारण उनको इसका दोष नहीं लगेगा।
मतलब अस्तमेश होने का दोष नहीं लगेगा। नवांश कुंडली में वही शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो जा रहे हैं, बली है। अब जरा सोच के देखिए तो शुक्र व्यक्ति को अनुभवों का सागर बना देते हैं और उनके ठीक पीछे गुरु और बुध स्वभाव भाव लग्न के नवांश कुंडली को चंद्रमा को भी पापकर्त्री लगा और लग्न को भी पापकर्त्री लगा। ये गड़बड़ी है। नवांश कुंडली के केंद्र में लग्न के अधिपति जो गुरु हैं वो तीसरे भाव में बैठ गए। यहां शनि और मंगल का पापकर्त्री लग गया और गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में सप्तमेश के संग है। इसका अर्थ है कि पति जो है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा और वो भी बुद्धिमान है और कम से कम वो विनयशील और संपन्न है, बुद्धिमता से युक्त है, उसके पास अपनी बुद्धि है। पर वो गाहे बगाहे इस बात से हमेशा ही चिंतित रहता है कि मेरा संगी, मेरा साथी मुझे कमजोर कर रहा है। और अगर ये दाम्पत्य कभी चल रहा है और जरा देखिए तो नवांश कुंडली में यहां पे सूर्य नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग शुक्र ने किया है। शुक्र उच्च के हैं, मतलब व्यक्ति खर्चीला है, अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है और शुक्र के वर्गोत्तम हो जाने के कारण वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो जाएंगे तो अब यहां पे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी बदलने को तैयार ही नहीं होगा, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना, किसी भी भाव के अधिपति का तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें जाना कष्टप्रद होता है और चाहे वो कोई भी चार्ट बनी हो। दशमांशा कुंडली में लग्नेश का तीसरे भाव में जाना, मंगल का नीचा विलासी होना, बुध का अष्टम में जाना ये ठीक नहीं और चंद्रमा का कन्या राशि में बैठना व्यक्ति को कई बार अपने रोजगार के लिए उद्वेलित करता है। सूर्य यहां बैठे हैं जिसके अधिपति पीछे जा रहे हैं, शनि और शुक्र जैसे ग्रहों से देखे जा रहे हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। मतलब लग्नेश को देखिए ध्यान से, लग्नेश गुरु तीसरे भाव में मेहनत करने पे मजबूर करेंगे करियर को, और यहाँ पे शुक्र और शनि जैसे दो ग्रह बैठे हैं। शुक्र कौन है इस कुंडली के लिए सामान्यतः अच्छे नहीं और शनि कौन है इस कुंडली के लिए सामान्यतः अच्छे नहीं। इन दोनों ग्रहों ने गुरु को देखा है, इस वजह से ही लग्न कमजोर पड़ रहा है और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र की स्थिति को कमजोर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं है। अब इनकी कुंडली को और भी गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। लग्न बना तुला राशि, लग्न में तुला राशि का निर्माण, राशि बनी द्विस्वाभाविक। अब यहां पे एक चीज होगी कि व्यक्ति को किसी पे विश्वास ही ना रहे, अविश्वसनीयता इसके नेचर में ही कई बार घुस जाती है। अपने ही बल पे कमाए गए धन पे विश्वास करे, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए धन पे विश्वास ना करे, किसी दूसरे के संपत्ति पे कोई इसको विश्वास नहीं है। इस मामले में कुछ हद तक अच्छाई भी है पर कुछ बुराई भी है। दूसरी, तुला राशि और ये चर प्रकृति की राशि हो गई जो लग्न में बन गई तो व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहता है, प्रपंची होता है, बहुत बोलेगा, बकवास और अंधभक्त हो जाता है। जो उनके दिमाग में एक बार चीज बैठ जाए वो कई बार निकलने में बहुत मशक्कत करानी पड़ती है, बहुत मशक्कत। और द्विस्वाभाविक राशि की प्रवृत्ति है, चंद्रमा मिथुन राशि के, मतलब ये द्विस्वाभाविक राशि बनी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चंचल और स्थिर दोनों ही है। अब दोनों ही है इस वजह से उसको कई बार दोनों ही चीजों का प्रभाव पड़ता है। कई बार वो अच्छा भी है, कई बार वो बुरा भी है और अपने स्थिति को व्यक्ति समझता ही नहीं है कि वस्तुतः वो क्या है। अपनी गलती स्वीकार न करे और दूसरे की बड़ाई उसे अच्छी लगती नहीं है। दूसरे की अप्रशंसा होती रहे तो उसको कुछ अच्छा लगे और उसके सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर दी जाए तो उसके कांटे चुभ जाते हैं। ये भाव ऐसा हो जाता है, घूम घूम करके पैसा कमाने का भाव आता है, इधर उधर की बातों में अपना समय और वक्त नुकसान करता रहे। राहु के कारण ये चीजें गड़बड़ होती हैं, गुरु और सूर्य के कारण इसको बल मिल जाता है, मतलब नुकसान का। जिद करके, हठ करके, अपने हिसाब से जीवन जी करके, उल्टी बात करके व्यक्ति जीवन जीता रहता है। इनको ठीक करने का एकमात्र उपाय एकादशी, मंदिर का धोना, मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ, नियमित रूप से कम किसी ब्राह्मण की सेवा, मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन होता रहे, देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन व्यक्ति पढ़ता रहे। अभी के हिसाब से अभी बुध आने वाले हैं जो इनकी कुंडली में नीच के बैठे हैं तो कमजोरी होंगे, ये दशा भी कष्टप्रद ही मत हो जाए, मैं तो ये भी देख रहा हूँ। हालांकि थोड़ी सी दाम्पत्य में कुछ सुलह के योग बनेंगे, दाम्पत्य का लाभ मिल सकता है, ये बात तो दिख रही है। बुध की अवस्था अभी आने वाली है, बुध की दशा जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे तो नहीं है। हालांकि इस पे किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है पर वो पापकर्त्री में भी फंसे हैं। मतलब भाग्येश जो व्यक्ति को नेचुरली धार्मिक बनाता है, जो व्यक्ति को भाग्य का सुख देता है। भाग्य क्या है? आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, वही तो भाग्य है, सद्भाग्य है। आपके पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्म और प्रारब्ध का निर्माण, जिनका सुख आप भोगते हैं वही आपका भाग्य है।
तो तात्पर्य कहने का कि ये भी पापकर्त्री में ही है, मंगल और केतु के कारण। और दरअसल वो इस अवस्था में बैठा है जिसके कारण व्यक्ति की कुंडली में कई बार वो बालकपन की भांति व्यवहार करने वाला हो जाता है, बच्चे की भांति। उसको समझना कई बार कठिन हो जाता है। वैसे बाकी की ग्रह वर्ग चार्ट में मैं एक बात देखूंगा तो इनके लिए ये दशा भी कठिन हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो इनकी कुंडली के लिए होते तो अच्छे हैं पर बैठे अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात बता दूं, बल वगैरह में भी इनके पास उस तरीके का कोई बल मुझे नहीं दिख रहा है। पापकर्त्री में होने से परेशान ही हो रहे हैं। दाम्पत्य में कुछ निश्चित रूप से कुछ फायदे अवश्य ही मिल सकते हैं, ये बात मैं कह सकता हूं, और ये निश्चित रूप से होके रहेगा। बुध की दशा ही चलने वाली है अब 2025 के दिसंबर से, और बुध इनकी कुंडली में सबसे कमजोर ग्रहों में से एक बन रहे हैं। मतलब षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर बुध के पास ही बल होते देखा जा रहा है। नवांश कुंडली में भी ये मार्केश ही होते हैं, गुरु के संग बैठे हैं, हालांकि लग्नेश के संग बैठे हैं, ये अच्छी बात होगी। यहाँ पे बुध जो है वो शत्रु के घर में बैठ रहे हैं, यहाँ पे भी शनि मंगल का योग लगा है, हर जगह वो पापकर्त्री में है। थोड़ी सावधानी, थोड़ा संघर्ष, और निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से बहुत सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें मजबूत हो जाती हैं। कम्युनिकेशन का गैप ना हो, क्योंकि इस भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति प्रेम तो पहचानता है, तो आप इसको प्रेम से ही सारी चीजें संभाल सकते हैं। ये बात मैं इतनी सी कहूंगा। वैसे नवमांश कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का धन में बैठना और धन भाव के अधिपति का 12वें बैठना, ये पापकर्त्री है पर परिवर्तन के साथ है। मतलब कुछ हद तक आप इसमें एक ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति भी शामिल कर सकते हैं, जिसके कारण कई बार आरंभ में दिक्कत होती है, धीरे धीरे वक्त के साथ वो चीजें ठीक होती जाती हैं। हालांकि अगर कुंडली मिला करके नहीं किए होंगे तो किसी भी तरीके का नुकसान संभव है, ये बात भी पक्की है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा आवश्यकता गीता जी के अध्ययन की है, विष्णु सहस्त्र नाम के पढ़ने का है, और कम से कम भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहे, इस वजह से गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ करना चाहिए। और अपनी बुद्धि को और भी ज्यादा विष न बने और उसका विषत्व कमजोर हो, इस वजह से गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना या करना चाहिए। अगर ये इतनी सारी चीजें कर लेती हैं तो कुछ हद तक इनके प्रभावों को बदला जा सकता है और निस्संदेह कुछ काम हो भी सकता है। वैसे ये तुला लग्न वाले जो लोग होते हैं वो कई बार निर्णय सुना करके यूं चल देते हैं मुंह पलट के और दोबारा देखते नहीं हैं, जिसके कारण ताकने वाला भी जो पीछे व्यक्ति बैठा है वो ताकता ही रह जाता है और वो निर्णय सुना करके चल दिए। थोड़ी दिन के बाद आएंगे और पूछेंगे मेरे निर्णय का क्या हुआ, आपके मुंह में 12 बज जाते हैं। मतलब वो वहीं पे अभी अटका है, आप भी वहीं पे अटके हो, क्योंकि बात ही ऐसी होती है कि व्यवहारिकता कमजोर हो जाती है। और कई बार व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जब पापक हो जाते हैं, शनि से 12वें चले जाते हैं, तो व्यक्ति की व्यवहारिकता में कमजोरी दे देते हैं और कई बार कष्टप्रद स्थिति देखने को मिल जाती है, झेलना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।